बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 3rd चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता के बारे में। तो ये देखते हैं परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता क्या है। आपने पूरे यहाँ पे जितने भी कारक है वो यहाँ पे देख लिए होंगे कि परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक किस किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये एक बार देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे परमाणु त्रिज्या पे ये इफेक्ट डालेंगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है ये समझाना चाहता हूँ। अच्छा जी, आप वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाते हैं, क्या बोला मैंने? अच्छा, वर्ग और आवर्त के बारे में तो सबको पता है ना कि सर जब हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे चलते हैं ना, इसे तो बोला जाता है आवर्त, ठीक है। और जब यहाँ से ऊपर से नीचे तक जंप करते हैं ना तो इसको बोला जाता है क्या? वर्ग, ठीक है। ये बात आपको सबको पता होगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी? वर्ग की। तो ये देखते हैं वर्ग की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यदि वर्ग की बात की जाए तो आपको पता है कि सर जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे जो कोषों की संख्या है, कोषों की जो संख्या है वो क्या हो रही है, एक एक करके बढ़ती जा रही है। यानी कि जैसे जैसे मैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाता हूं वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स यानी कि कोषों की संख्या एक एक करके, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके बढ़ती जाएगी। अब सर एक एक करके यदि ये बढ़ती जा रही है तो सर इसकी यदि हम बात करेंगे नाभिकीय आवेश की, नाभिकीय आवेश पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है भाई? नाभिकीय आवेश की हम बात करते हैं, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश की, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे समान होगा। पड़ा हुआ है कारक, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो रहता है वो क्या होगा, समान होता है। सब प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि अब यहाँ पे समान है तो बात ये आ गई, ध्यान दीजिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे एक एक करके कोषों की संख्या बढ़ रही है। अब एक एक करके यदि कोषों की संख्या बढ़ रही है और वहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि यहाँ पे भाई समान है तो सर एटॉमिक रेडियस जो होगी यानी कि परमाणु त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पहले पॉइंट से हमें कौन सी बात जानने को मिली है कि सर किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है, एक एक करके बढ़ती है। कोषों की संख्या एक एक करके बढ़ रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, यहाँ पे समान रहेगा, लेकिन जो परमाणु त्रिज्या है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा होगा। पहले पॉइंट में यही बात लिखी हुई है, एक ही वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या एक एक करके बढ़ती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रायः क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जिससे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इतनी बात आपके क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहाँ पे आवर्त की। अच्छा, आवर्त में यदि मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आवर्त में कहां से जा रहा हूं भाई, मेरे बाएं से दाएं जा रहा हूं, तो आपको पता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसी कोष में भरेंगे। यानी कोषों की जो संख्या रहेगी ना वो यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, कोषों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे समान होगी। यानी कि जो कोष होते हैं, कोषों की जो संख्या रहती है वो क्या होती है, समान होती है। अच्छा, कोषों की संख्या समान है तो सर यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश जो रहेगा उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश की मैं बात करता हूँ तो नाभिकीय आवेश की हम बात करें, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। और आपको पता है सर प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ता है यानी नाभिक को यदि ज़्यादा जो पावर यदि हमने दे दी ना तो वो क्या करेगा भाई, वो यहाँ पे परमाणु का आकार छोटा कर देगा। और सर आकार छोटा हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब त्रिज्या भी छोटी हो रही होगी, यानी कि त्रिज्या क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो यहाँ पे इतनी बात पता चल गई कि सर जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। 2 पॉइंट आपके सामने
क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन उसी कोश में भरते हैं, यानी कि कोश जो रहता है समान रहेगा तथा नाभिकीय आवेश बढ़ने से, इसका मतलब क्या हुआ, नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल का तुलनात्मक प्रभाव क्या होता है भाई मेरे, बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यदि ये यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, परमाणु त्रिज्या जो रहेगी उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। क्या मैंने यहाँ पे कुछ अलग बात बताई है क्या, नहीं ना, यानी कि बिल्कुल जो Z इफेक्टिव है, तुलनात्मक का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना इसको, इस बात पे गौर करना यार। नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल का तुलनात्मक मान, यानी तुलनात्मक भाव बोले तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे बोला जाता है Z इफेक्टिव, नेट Z इफेक्टिव इसे बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चक्कर में पड़ जाना कि तुलनात्मक क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब नेट की हम बात कर रहे हैं, टोटल। ठीक है, जो हमें यहाँ पे ओवरऑल मिल रहा है। ठीक है अच्छा, अगली हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट आपके पूरे क्लियर हैं। अगली हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक जैसे ही आपके सामने आया तो आपके सामने क्या आएंगे कि सर डी ब्लॉक, अच्छा बीच वाला ब्लॉक, अच्छा इधर एस था इधर पी था बीच में था, सर उन्हें संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। संक्रमण तत्वों की हम अगली बात करते हैं। तो ये देखिए, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे संक्रमण तत्वों के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है संक्रमण तत्वों की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, इसको समझा देता हूँ आपको। संक्रमण तत्वों में मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में आपने क्या जाना था कि सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आने वाले नए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ पे जाते हैं, आंतरिक N-D में यह जाते हैं। ठीक है, यानी कि आंतरिक N-D कोश में ये जाएंगे। तो अब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर आंतरिक में यदि जा रहे हैं तो हम बात किसकी करेंगे, बाह्य की बात करेंगे। मान लीजिए ये कुछ है, ठीक है, ये नाभिक बना दिया, ई बार ये कुछ ऐसा बना दिया। तो अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना, वो कहाँ पे जाएंगे भाई मेरे, वो जाएंगे आंतरिक में। मान लीजिए इस वाले में चले गए, यहाँ पे इस वाली जगह पे, ठीक है, इस वाली जगह पे ये चले गए। अब जैसे ही ये इस वाली जगह पे जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि सर बाहर भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी कि यहाँ पे कौन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, काम क्या होता है, काम क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव का फिर से रिवीजन मार रहा हूँ। काम क्या होता है कि सर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, उन पे क्या होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नाभिक है, जिसने यदि परिरक्षण प्रभाव ना पढ़ा हो वो भी इसको समझ लो, ठीक है, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। दिक्कत ये थी कि सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है, नाभिक क्या करता है भाई, इसको खींचता है। लेकिन यहाँ पे जो ये आंतरिक कोश वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको बचाते हैं। कैसे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वाली जगह भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वो भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और ये भी नेगेटिव है, तो ये इसको तो खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, ये जो यहाँ पे नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, ये तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है बाह्यतम कोश वाले को। लेकिन जो यहाँ पे आंतरिक में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, करना भाई इधर मत आ, उधर जा, तो भाई तू रहने दे, ठीक है, हम अंदर है, हम ही खूब हैं। तो ये क्या करेगा, इसको बचाएगा, यानी कि ये इसको एक प्रकार से बचा रहा है। अब ये इसको यदि बचा रहा है तो ये इसकी सेफ्टी हो गई, और यही क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव, यानी कि इसको बचाने को ही क्या बोलते हैं, एक तरह से इसको शील्ड दे रहा है, बचा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव होगा। अच्छा सर, परिरक्षण प्रभाव हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे जितना जोर नाभिक लगा रहा था, यानी कि जितना जोर अब नाभिक की आकर्षण बल का था, वो शायद कम हो चुका होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा सर, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि यदि नाभिकीय आकर्षण बल, पहले हमने देखा हुआ है, यदि नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, यही बात थी, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली तो ये था, यानी कि आकार यदि कम हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ गया होगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों की, संक्रमण तत्वों की, तो आपके दिमाग में शायद यहाँ पे एक कीड़ा चल जाएगा कि सर यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, परिरक्षण प्रभाव का मान यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे आने वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे जा रहा है, वो N-1D कक्षक में कोश में जा रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि सर परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया। परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया तो सर यहाँ पे जो आकार है, यहाँ पे जो आकार है उसका मान क्या बढ़ जाना चाहिए क्या? बोलो, उसका मान क्या यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए क्या? तो मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, परिरक्षण प्रभाव तो बड़ा है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, जो परिरक्षण प्रभाव यहाँ पर है उसमें क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक के तत्वों की यदि मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे जो परिरक्षण प्रभाव है, परिरक्षण जो प्रभाव है भाई वो इक्वल हो जाता है लगभग। यानी कि जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो क्या करता है, नाभिकीय आकर्षण बल को, नाभिकीय आकर्षण बल को संतुलित कर लेता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए। आकार की बात अब हम बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि अब ये यहाँ पे बढ़ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ थर्ड पॉइंट की, तो एक बार पढ़ लो इसको क्या लिखा हुआ है, पूरी बात समझ में आ जाएगी। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन आंतरिक N-1 डी कक्षक में भरे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कामना कर रहे हैं हम। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो बोला गया है ये बाह्यतम कोष्ठ के NS इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे बाह्यतम कोष्ठ के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि यही तो है क्या, परिरक्षण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर आवरण प्रभाव, किसी भी नाम से ये आ सकता है। यह प्रभाव आकार को बढ़ाता है। अभी किसके बारे में बात की गई है, अभी यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव के बारे में बात की गई है। फिर से बता रहा हूं, यह प्रभाव क्या करता है, ये आकार को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी कि एक और बात समझ में आ गई जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि परिरक्षण प्रभाव यहाँ पे बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हुए, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि एक दूसरे के समानुपाती हो गए। ठीक है, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि Z इफेक्टिव की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पूरा कहानी का सार था। ठीक है, जो कि पिछले 2-3 लेक्चर में हम देखते आ रहे हैं। यही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं पे तो आने वाली जब हम पढ़ेंगे ना विद्युत ऋणता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सब की बात करेंगे, आयनन एंथैल्पी की हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए आगे तैयारी करेंगे उसके लिए भी। ठीक है, तो उनमें ये जो फैक्टर्स हैं, ये वाली जो रीजन्स है वो वहाँ पे काम आएंगे। क्योंकि यदि ये बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो उन्हें रटने से क्या मतलब आ रहा है। ठीक है, समझ में भी नहीं आएंगे, वो पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा जी, आगे देखिए, संक्रमण तत्वों की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अब किस पे आ गए हम यहाँ पे, संक्रमण तत्वों में परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आकर्षण बल को लगभग क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। तो अभी तो आपने बात बोली थी कि सर लगभग संतुलित कर रहा है, लेकिन प्रभावी यहाँ पे जो परिरक्षण प्रभाव है वो भी तो बड़ा है। तो आकार तो बढ़ेगा, लेकिन आकार तो बढ़ेगा लेकिन उस तेजी से नहीं बढ़ता। ये बात आपको मुझे बतानी थी। ठीक है, इसलिए संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर बहुत कमी होती है। अब यहाँ पे दिमाग के तोते उड़ गए होंगे कि सर अभी तो आप बात कर रहे थे आकार ज़्यादा होने की, ठीक है, लेकिन यहाँ तो आकार में चलो ठीक है बहुत कमी आई है, लेकिन कमी तो आई है, बड़ा क्यों नहीं भाई मेरे? बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो परिरक्षण प्रभाव है, ठीक है, उसका मान बड़ा तो है। ठीक है, परिरक्षण जो प्रभाव है उसका मान यहाँ पे बढ़ रहा था, उसने यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल को संतुलित तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लगभग संतुलित कर लिया था। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ से हमें देखने को मिला है, हमने अभी पढ़ा कि आकार क्या होता है, कम तो हो रहा है। ठीक है, बहुत कम कमी, लेकिन कम तो हो ही रहा है ना। तो इस कहानी का सार क्या निकल करके आया कि सर यहाँ पे जो नाभिकीय आकर्षण बल रहेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा लेकिन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि सर लगभग बराबर है। ठीक है, लेकिन यदि हम पॉइंट्स में देखते हैं यहाँ पे और ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से मेज़र करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि नाभिकीय आकर्षण बल जो रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा नज़र आएगा किससे, परिरक्षण प्रभाव से। यानी कि उसको इतना परिरक्षित वो नहीं कर सके, यानी कि आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को उतना ज़्यादा परिरक्षित नहीं करे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, आकार में बहुत कम कमी आई है लेकिन कमी तो
आई है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी। इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ऐसी कैसी बात कर दी, आकार बढ़ना चाहिए था। आकार तो बढ़ेगा, लेकिन वो कब? जब परिरक्षण प्रभाव का मान नाभिकीय आकर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये पूरी की पूरी बात आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। चलिए जी, अगली बात करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, आंतरिक संक्रमण तत्वों की बात करेंगे। देखना, आंतरिक संक्रमण तत्वों की बात यदि हम करते हैं तो आंतरिक संक्रमण तत्व भाई किस में आते हैं? तो आप बोलेंगे सर एफ ब्लॉक की यहाँ पे बात होगी। अच्छा, एफ ब्लॉक की जैसे ही बात होती है तो अब बात सामने आनी चाहिए कि सर जो नया इलेक्ट्रॉन है, पहले आपने एफ ब्लॉक पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो नया इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे जाता है भाई मेरे? वो आंतरिक, ठीक है, आंतरिक 4f कक्षक में जाता है। आप ऐसे मत सोचना कि सर बार बार आप ये आंतरिक भूल जाते हो, ऐसे तीर करके लिखते हो, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने ऐसे किया हुआ है। देखो, ये आपको सिर्फ बताने के लिए है कि हाँ ये आंतरिक में जाता है, बाहर वाले में नहीं जाता है, गलती से मत कर देना, ठीक है, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो जी, आ जाओ। क्या बोला मैंने? आंतरिक 4f कक्षक में जाएंगे। अच्छा सर, आंतरिक 4f कक्षक में जाएंगे तो सर ये तो नाभिक के पास में हो गया। अब नाभिक के पास में हुआ है ना, नाभिक से तो दोस्ती करेगा ही ना भाई। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाभिक के पास में जाकर बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन से ये दोस्ती करेगा, या सॉरी नाभिक से ये दोस्ती कर लेगा, और जैसे ही इसने नाभिक से दोस्ती की, परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? वहां पे कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये आंतरिक 4f कक्षक में गया है, जो कि कहां पर है? नाभिक के समीप है, नाभिक के समीप है। तो अब यहां पे क्या होगा? ध्यान देना, नाभिक के यदि समीप है तो अब यहां पे जो Z इफेक्टिव है उसका मान बढ़ेगा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। अब यदि यहाँ पे Z इफेक्टिव का मान बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस, ठीक है, या फिर यहाँ पे आयनिक त्रिज्या, दोनों के मान क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ कि नहीं? सही है? फिर से समझाऊं? देख लो, फिर से समझना। कहानी का सार क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन आया, सिर्फ समझो, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सीधा यहाँ पे प्रवचन सुन लो। कहानी का सार ये है कि सर एफ ब्लॉक की बात करेंगे। एफ ब्लॉक में जैसे ही हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सर वहाँ पे एटॉमिक रेडियस है, वो उसमें कमी क्यों आती है? ठीक है, और जो यहाँ पे आयनिक त्रिज्या की हम बात करेंगे उसमें भी कमी क्यों आ रही है? क्वेश्चन आ सकता है, कारण इसका स्पष्ट करो। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, मेरे दिमाग में आया अभी, इसे ही बोला जाता है लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड संकुचन। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इस बात का आपको ध्यान रखना। कहीं पर भी यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी आ सकता है कि लेंथेनाइड संकुचन यहाँ पे किस श्रेणी से या फिर किस ब्लॉक से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे देखते ही पता चल जाना चाहिए। लेंथेनाइड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो सीधा सीधा एफ ब्लॉक से जाकर के संबंधित होगा। ठीक है, तो सर लेंथेनाइड संकुचन की यदि कभी परिभाषा आ जाती है तो क्या लिखेंगे कि किसी भी वर्ग में, यानी कि किसी 4f ब्लॉक के आवर्त में, ठीक है, एफ ब्लॉक के आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट यदि हम चलते हैं, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एटॉमिक रेडियस और यहाँ पे आयनिक त्रिज्या, यानी कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में कमी आती है, जिसे बोला जाता है लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे आंतरिक 4f कक्षक में तो ये चला गया था, लेकिन यदि हम बात करते हैं तो सर ये नाभिक के समीप भी तो गया था, दोस्ती भी इसने की थी। अब दोस्ती का कर्ज तो इसको चुकाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे नाभिक का साथ देना पड़ेगा और Z इफेक्टिव बढ़ाना पड़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट की यदि हम बात करते हैं या फिर शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो उसको यहाँ पे कम करना पड़ेगा, और वही कारण है कि भाई एटॉमिक रेडियस कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कारण स्पष्ट हो गया? पक्की बात है? तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। 4th नंबर पॉइंट, यदि आपको एग्जाम में लिखना है तो आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, देख लो भाई, सही बात है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणुओं एवं आयनों की त्रिज्या में क्या होती है? कमी होती है। इन्हें क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड संकुचन बोला जाता है। गलत नहीं पढ़ाता, ठीक है। चलो जी,
लैंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नया आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है? आंतरिक 4f कक्षक में जाएगा, जो संयोजकता कोष से 2 क्वांटम स्तर नीचे स्थित है। अच्छा सर ये बात तो मैं समझ में ही नहीं आ रही, रहने दो, तुम इतना समझ लो कि ये क्या है, नाभिक के अधिक समीप है। ठीक है, ये वाली बात तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ाते तो यहाँ पे ये बात समझ में आ जाती, यदि नहीं आ रही है तो रहने दो, इसको समझ लो। 4f कक्षक में चला जाता है, इसका मतलब नाभिक के अधिक समीप चला जाता है। ठीक है, तथा 4f कक्षक की आकृति द्वारा परिरक्षण में कमी के कारण, परिरक्षण प्रभाव में कमी के कारण इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, यानी कि आकार क्या हुआ भाई मेरे? छोटा हो गया, यानी कि एटॉमिक रेडियस छोटी हो गई। चलो जी, इसका प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलेगा? 5d श्रेणी के तत्वों पर पड़ता है, जिससे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर 40 और एटॉमिक नंबर 72, ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पे 41 और 73, तो यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, तो भाई यहाँ पे इनकी जो परमाणु त्रिज्या हैं उनके मान लगभग समान हैं, यानी कि इन दोनों के और इन दोनों की। ठीक है, 41 और 72, सॉरी 40 और 72, 41 एंड 73 के यहाँ पे क्या होंगे भाई मेरे? परमाणु त्रिज्या के मान यहाँ पे बराबर होंगे। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो जी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? वर्ग के बारे में पढ़ा था। दूसरा किसके बारे में पढ़ा है? यहाँ पे हमने आवर्त के बारे में। तीसरा डी ब्लॉक में जाकर के हम वहाँ पे आराम से बढ़िया घूम करके आए हैं। एफ ब्लॉक में हमने यहाँ पे जाना है कि एफ ब्लॉक यहाँ पे क्या प्रभाव डाल रहा है, किस पे? एटॉमिक रेडियस पे। अगली हम बात करेंगे सबसे प्यारा उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों के बारे में आपको पता है कि सर अक्रिय गैसों की यदि हम बात करते हैं तो सर अक्रिय गैसों में क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण हो गया तो कोई यौगिक नहीं बनाएगी, कोई यौगिक नहीं बना रही तो सर यहाँ पे यदि हम बात करेंगे किसकी? इसकी सहसंयोजक त्रिज्या की। ठीक है, वो ज्ञात कर नहीं सकते, वान डेर वाल त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। वान डेर वाल त्रिज्या होती है, अच्छा वान डेर वाल त्रिज्या होती है, और वान डेर वाल त्रिज्या जैसे ही शब्द आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए वान डेर वाल त्रिज्या सबसे ज़्यादा मान होता है त्रिज्याओं में। उससे नीचे का क्रम क्या होता है वो आप मुझे कहाँ पे लिख करके बताओगे? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि वान डेर वाल त्रिज्या से कम कौन सी त्रिज्या होती है और उससे कम कौन सी त्रिज्या होती है। इट्स अप टू यू। चलो जी, आगे हम बात करते हैं। इनके लिए वान डेर वाल त्रिज्या निर्धारित की जाती है, जिसका मान सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में सदैव ही अधिक होता है। इसी कारण एक आवर्त में अक्रिय गैस का आकार अपवाद स्वरूप सबसे बड़ा होता है। यानी कि यदि हम किसी भी आवर्त की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? ध्यान से सुन लो, उत्कृष्ट गैसों की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखो कि सर पहले पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो कोई यौगिक नहीं बनाते हैं, अष्टक पूर्ण है। ठीक है, वान डेर वाल त्रिज्या होगी, सहसंयोजक त्रिज्या नहीं होगी, और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो आकार सबसे बड़ा रहेगा। तो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम हमेशा करते हैं। चलो भाई आ जाओ, पहले की हम बात करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट कहाँ गया? पहला पॉइंट वर्ग की हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलो वर्ग की बात करते हैं। तो बच्चों वर्ग में क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर कोषों की संख्या बढ़ती है और यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश समान रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है। अब इसके विपरीत में देखना चाहूँ यहाँ पे किस में? आवर्त में। तो आवर्त में क्या होगा? कोषों की संख्या समान होगी, लेकिन यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश को, तो उसका मान बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? 50 बार बता दिया, दोनों एक दूसरे के यहाँ पे क्या है? रेसिप्रोकल हैं, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी, पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। यहाँ पे किसके बारे में? डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक में सर क्या होता है? सर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है भाई? n-1d कक्षक में जाता है। अब n-1d कक्षक में जा रहा है, आंतरिक n-1d। ठीक है, आंतरिक यहाँ पे मैंने अलग से लिखा भी है। चलो जी, अब यदि यहाँ पे आंतरिक n-1d कक्षक में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये यहाँ पे क्या करने वाला है? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है? यहाँ पे शील्ड करने वाला है, यानी परिरक्षण देने वाला है। परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि भैया आकार जो हो यहाँ पे बढ़ जाए। वो क्या करेगा? जो नाभिकीय आकर्षण बल है ना,
उसको थोड़ा सा संतुलित कर लेगा, लगभग बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलेगी तो यहाँ पे नाभिक वाले भैया की। ठीक है, यही है मेन तो, यानी कि इसका मान ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, इतना ही ज़्यादा होगा कि वो परमाणु त्रिज्या जो रहेगी उसको थोड़ा थोड़ा सा कम कर सके। ठीक है, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अब अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा इसके बारे में ध्यान रखना। अच्छा, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में भाई, मेरे किसी परिरक्षण प्रभाव को एक बार फिर बता दो। तो देख लेना यहाँ पे, परिरक्षण प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा आकार भी बढ़ेगा, लेकिन Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगली बात करते हैं यहाँ पे आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि F ब्लॉक की। F ब्लॉक की जैसे ही बात आती है तो ध्यान दीजिएगा सर, पहला क्वेश्चन उठ के आएगा, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है। F ब्लॉक में यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस या फिर आयन त्रिज्या का मान कम हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, लेंथेनाइट संकुचन बोला जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो इतना लिखना है, ये 3-4 नंबर में आ जाए तो पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, चलो जी, तो सर यहाँ पे ब्लॉक की कहानी क्या है, ब्लॉक की कहानी ये है कि सर आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, 4f कक्षक में जाता है, जो कि क्या है, नाभिक के करीब है, नाभिक से दोस्ती करेगा, नाभिक के आकर्षण बल को बढ़ाएगा, परिरक्षण प्रभाव को यहाँ पे कम कर देगा, और जिससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस या फिर यहाँ पे आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। ठीक है, आखिरी हम बात करते हैं यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों की। तो उत्कृष्ट गैसों में क्या होता है सर, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि अष्टक परिपूर्ण है, स्थायी। अच्छा एक बार देख लो इसको, है ना, आर्गन है 18, ठीक है, 2 8 8, क्लियर है। ठीक है, पक्की बात है। चलो जी, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सर ये स्थायी क्यों है, क्योंकि बार वाला क्या है, यहाँ पे अष्टक परिपूर्ण है, तो वही यौगिक तो बनाने से रहा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे 1-2 कम होने चाहिए, 1-2 ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, इस तरह की कहानी यहाँ पे होती है। ठीक है, जो कि रासायनिक आबंध अगला चैप्टर है, उसमें बढ़िया तरीके से बता दूंगा। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे देखते हैं तो इसके लिए क्या होता है भाई, सहसंयोजक त्रिज्या जो रहेगी वो तो हम ज्ञात कर नहीं सकते, लेकिन वान डेर वाल त्रिज्या क्या होगी इसके लिए निर्धारित रहती है। वान डेर वाल त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होता है, भूलना मत, यहाँ पे कमेंट करना है आपको क्या कि सर इससे कम किसका होता है, उससे कम किसका होता है, यानी तीनों त्रिज्याओं को कंपेयर करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलो जी, अब यदि हम बात करते हैं जिसका मान सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में तो ज्यादा ही रहता है, इसी कारण एक आवर्त में अक्रिय गैस का आकार अपवाद स्वरूप सबसे बड़ा होता है। पक्की बात। ठीक है, तो यदि वीडियो समझ में नहीं आई तो फिर से उसको देखो। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि परमाणु त्रिज्या का पूरा पोस्टमार्टम आज हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इससे बाहर बात नहीं आएगी और यहाँ तक हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है परमाणु त्रिज्या को लेकर। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।